क्या हाल है बच्चों। आज का टॉपिक हमारे देश के कहे जाने वाले राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़े वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे आपके भारत के। तो इस सीरीज में हम लोग चलते हैं नो योर फ्रीडम फाइटर के तहत। ऐसे धीरे धीरे करके और भी जो अदर महापुरुष और देश के फ्रीडम फाइटर से संबंधित जितने भी लोग होंगे उनको अलग अलग टॉपिक में इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस टॉपिक में महात्मा गांधी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 से। इनकी मृत डेथ जो कि एसेसिनेशन के द्वारा हुई थी, हत्या करके, 30 जनवरी 1948 को। टोटल इनकी एज जो थी 78 ईयर्स। इनकी मैरिज, विवाह जो हुआ था वो हुआ था बच्चों 1883 में, लगभग 13.5 साल की एज में। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, तो इनके समय में भी ऐसा ही था। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके महात्मा गांधी जी से संबंधित और बातें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनकी बचपन की पढ़ाई इनके रीजन में पोरबंदर और आसपास के इलाकों में हुई थी, और जब इनको बैरिस्टर बनने के लिए ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ये लंदन में गए थे। ठीक है बच्चों, और कब गए थे? 1888। इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा का था, जीवों पर दया करना, ये सब शाकाहारी भोजन से संबंधित था। लेकिन इनकी आत्मकथा जो है सत्य के प्रयोग में ऐसा कुछ वर्णन मिलता है कि बचपन में इन्होंने मांसाहार भोजन किया था, लेकिन बाद में अपने पछतावे को ताप करके उसको ख़त्म किया था। इसके अलावा बच्चों हम आगे चलते हैं नॉन वायलेंस और इन सबको देखते हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इनका काफ़ी समय था, 1935 तक, या उससे पहले भी थे। प्रेसिडेंट के रूप में ये अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे, दिसंबर 1924 से लेकर अप्रैल 1925 तक। यही एक मात्र ईयर था जब ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे। उस तरीके से अपना साथ दे रहे थे लेकिन नहीं थे। अब इससे संबंधित हम आगे की और चीज़ों को देखते हैं, उनका क्या क्या था। तो वो जब लंदन में पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लिए थे ब्रिटिश के उसमें, तो उनको उसको लॉ की पढ़ाई करने के बाद उसका वकालत करने की ज़रूरत होती है। तो पहले इलाके में ही मतलब इन्होंने कुछ काम वाम ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उतना खास कुछ नहीं मिला। तो एक व्यवसायी के द्वारा उनके वकालत से संबंधित किसी कार्य के कारण तो ये साउथ अफ्रीका गए बच्चों। और कब गए? 1893 से लेकर और 1915 तक, तो लगभग 45 साल तक, 1893 से लेकर 1915, यहाँ पे बच्चों ये 45 साल इनकी एज है। और ये गए थे 21 साल तक, तो 93 7 साल इधर है और 15 साल उधर, तो टोटल 21 साल तक ये गए थे साउथ अफ्रीका के नेटाल नामक जगह पर। नेटाल भी उस समय में अंग्रेज़ों से के अधीन था, एक कॉलोनियल क्षेत्र था, रीजन था बच्चों। उसके बाद यहाँ की जो इन्होंने कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेली, तो उनको उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। क्या क्या था कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे होटल देने में वहाँ पर अलग अलग नियम था, जैसे गोरे रंग, काले रंग, इस तरीके से। और इंडियन और अदर वाले को रंगीन और कलर्ड पीपल कहा जाता था। ट्रेन की इनकी कहानी कुछ कुछ आपको याद भी होगी कि फर्स्ट क्लास की ट्रेन का टिकट लेने पर ये फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते थे, तो एक बार इनको धक्का देके बाहर भी निकाला गया था। और इसके अलावा एक इनकी स्टोरी और आपको मिलती है कि जज के द्वारा इनको टर्बन या पगड़ी पहनने पर भी मना था। तो एक बार ऐसा ही वाकया हुआ था, तो जज ने इनको अपनी पगड़ी उतारने के लिए बोला था।
साउथ अफ्रीका में इतने साल गए थे, आपको यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1906 में जुलू नामक एक रीजन है जो कि इसी साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। तो आपका जो जुलू है, नेटाल है, सब इधर ही है। तो ये साउथ अफ्रीका की हम कहानी कह रहे हैं, अभी ये साउथ अफ्रीका में है। कब से कब तक बच्चों? 1893 से लेकर 1915 तक। उसके बाद की कहानी इंडिया में इनकी शुरुआत होगी। लेकिन ये अपना वहाँ पर भी रखकर इन्होंने सत्याग्रह और इन सब चीज़ों पर विशेष जोर दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है बच्चों के सत्य का आग्रह करना, सत्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करना, वो सत्याग्रह है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जुलू में युद्ध हुआ था अंग्रेज और वहाँ के लोकल लोगों के बीच में। तो ये गांधी जी जो हैं अंग्रेज़ों का साथ दिए थे बच्चों। तो अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण आप अभी बीच बीच में आलोचनाएं भी इनकी हैं। तो बहुत सारी जो आलोचनाएं, उनमें से एक आलोचना ये प्रमुख है। तो जुलू में जो ये अंग्रेज का साथ दे रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से आगे और भी अभी आपको मिलेगा, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ये अंग्रेज़ों का साथ देने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने मैट्रिक के बाद भावनगर के सामल दास कॉलेज और इन सब में इन्होंने जब एडमिशन लिया था, तो उसके बाद इनको लंदन जाना था बैरिस्टर बनने के लिए। उसी समय ये अप्रसन्न थे क्योंकि परिवार इनको वकील बनाना चाहता था बच्चों, बैरिस्टर। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद उनकी कहानी ये सब हो गई। तो इसको हम वो करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित लखनऊ के एक अधिवेशन में 1916 में बच्चों, तो 1915 में ये भारत आ चुके थे। और 1915 में जब ये भारत आया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 93 से 15 की बात है। तो 1916 में जब ये भारत आए थे, तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति से। और राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने उनसे आग्रह किया कि आप सत्याग्रह और इन सब चीज़ों से संबंधित के लिए बिहार एक बार ज़रूर चलें। तो उनके इस आग्रह को वो रोक नहीं पाया और 1917 में सत्याग्रह करने के लिए 1917 में ये बिहार के चंपारण नामक इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों अंग्रेज़ों द्वारा क्या था कि नील की खेती करना आवश्यक था, और जो कि कुल ज़मीन, कुल हिस्से का 15% था। तो इनकी 2-3 बातें आप इम्पोर्टेंट रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि चंपारण बिहार में इनका जो भी था, तो चंपारण बिहार में नील की खेती से संबंधित ये गए थे, 1917 में गए थे बच्चों। और ये बातें उन्होंने नील के दाग टॉपिक से लिखा था अपनी इसी बुक में, सत्य के प्रयोग। कौन सी बुक में बच्चों? सत्य के प्रयोग। तो इनकी आत्मकथा ही है सत्य का प्रयोग। तो उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने जुटाई है और भी दूसरी जगह से ढूंढा है। तो आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। कुछ हो सकते हैं मिस्टेक, कुछ ईयर और इन सब चीज़ को, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बाकी अधिकतर चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट इसमें आप मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि 1915 में जब ये भारत आते हैं, तो 1900 से ही मतलब वो अपना सत्याग्रह और ये सब चीज़ यहाँ भारत में भी, जैसे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो वहाँ से जैसा उन्होंने सत्याग्रह और ये सब लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो वैसा ये भारत में भी कर रहे थे। तो 1917 में आपको पता है कि चंपारण बिहार में नील के खेती करने वाले किसानों के साथ गए थे। और ये किसके कारण गए थे? राजकुमार शुक्ला नामक ये जो व्यक्ति थे, इनके कारण गए थे। ये 1916 से ही आग्रह कर रहे थे, 1916 लखनऊ के अधिवेशन से ही इनसे आग्रह कर रहे थे। और यहीं से इनको महात्मा गांधी और ये सब अलग अलग नाम से पुकारा गया। महात्मा नाम के लिए कई जगह मतभेद है बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी इनको महात्मा कहा जा रहा है, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी 1944 में रेडियो में महात्मा से संबंधित एक बात सुनाई देती है। तो यहीं से इन्होंने एक कपड़े में पूरा अपना जीवन सादगी से बिताने की कोशिश शुरुआत किया बच्चों। तो ये कब से आप ये याद कर सकते हैं? 1917 से। उसके बाद इनकी कहानी आगे लेके चलते हैं। तो आगे चलता है कि 1917 और 18 ये दो तो प्रमुख ही आप ये याद कर सकते हो, क्योंकि 17 में आप बिहार याद कर सकते हो, बिहार मतलब चंपारण याद कर सकते हो, और 18 में आप याद कर सकते हो खेड़ा गुजरात बच्चों। खेड़ा गुजरात क्या है? ये भी गुजरात का एक उस समय रीजन था। यहाँ पर किस चीज़ की दिक्कत थी? यहाँ पर भी बच्चों किसानों को दिक्कत थी।
तो किसानों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम था उनको सुलझाने के लिए ये 1918 में खेड़ा या गुजरात में गए और वहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बच्चों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनकी मुलाकात हो रही है खेड़ा गुजरात में। और चंपारण बिहार में जब ये गए थे तब इनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद जैसे और भी लोगों से हुई थी और राजेंद्र प्रसाद भी मेन थे। तो ये दो व्यक्तियों का नेम आप इस तरीके से इनसे रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को आप चंपारण बिहार से जोड़ सकते हैं और गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप खेड़ा गुजरात से जोड़ सकते हैं गांधी जी के साथ। ये प्रक्रिया होती रहती है। समय आता है 1919 का। बच्चों कब का आता है? 1919 का। 1919 वो समय है जिस समय जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था। आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत दर्दनाक उस तरीके से उस समय घटना थी जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियों को चलवाने का आदेश दिया गया था बच्चों। और ये जो है एक जनरल बैसाखी के मेले का दिन था। एक जनरल सी सभा हो रही थी चारों तरफ से और उसमें आने जाने के लिए एक छोटा सा ही गेट था, तो उसी के माध्यम से उसने कर दिया। उस समय थे एक एक्ट लगा था जिसे रोलैक्ट एक्ट कहते हैं। तो रोलैक्ट एक्ट के तहत ये था कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर किसी भी प्रकार की सभा नहीं कर सकता, जबकि ऐसी बातें मेला में आए हुए लोगों और इन सबको उतना ज़्यादा नहीं पता था। वो शांतिपूर्वक तरीके से जलियांवाला बाग में बैठे थे, लेकिन जब जनरल डायर को ये बात पता चली तो उसने अपने पुलिसकर्मियों और साथ को लेकर गया और वहाँ पर बहुत सारी गोलीबारी और ये सब हुई। तो इससे क्या हुए, गांधी जी बहुत आहत हुए और भी इस तरीके से। तो गांधी जी 1920 में 1919 में ये घटना हो रही। 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कराया बच्चों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन। नॉन मतलब नहीं, कोऑपरेशन मतलब हम आपका कोऑपरेट नहीं करते, हम आपके किसी काम में साथ नहीं देते। ठीक है बच्चों, जैसे मतलब आप अगर किसी पद पर, सरकारी पद पर हैं तो आप वहाँ से अपने पद से इस्तीफा दे दें और सरकार का साथ न दें, मतलब हम आपके किसी सरकारी काम में साथ नहीं देंगे क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से बच्चों चालू हो रहा है। 1920 से ये आपका चालू हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। कुछ ही समय में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। कारण क्या होता है कि ये अपने एकदम एपेक्स टाइम पर पहुंचता है 1922 में। तो 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक प्लेस होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक हिंसक झड़प हो जाती है बच्चों, पुलिस कर्मियों और वहाँ के जो ये आपके असहयोग आंदोलन के जितने सत्याग्रही थे इनके द्वारा और उनके बीच में। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही 1922 में इस चौरी चौरा कांड को, ये जो इसका ये हुआ था चौरी चौरा कांड या ये, तो इसके कारण इन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को तुरंत ही वहीं पर रोकने का आदेश दे दिया। तो इससे क्या हुआ है, ये भी इनकी एक आलोचनाओं में आता है कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्रांतिकारियों में जैसे कि बिस्मिल जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विरोध किया, अगर ये चलने देना चाहिए था, ऐसे था। उस घटना में क्या हुआ था बच्चों, उस घटना में 19 लोगों को फांसी दी गई थी। 19 लोगों को फांसी दी गई थी चौरी चौरा कांड में। हुआ यह था कि किसी पुलिस वाले और इन सबसे हिंसक झड़प में क्या हुआ, गाँव वाले जो सत्याग्रही थे वो लोग जाके पुलिस के उस स्टेशन पर ही आग लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पे जल गए, कुछ आम नागरिक भी जल गए। 19-20 पुलिसकर्मी थे और आम नागरिक थे। तो इसके तहत क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 19 लोगों को फांसी सज़ा दी गई थी और 151 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि इनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी। बच्चों ये मुकदमा कौन लड़ रहा था, ये मुकदमा लड़ रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी अपनी सूझबूझ से मुकदमा लड़कर इस चौरी चौरा कांड से, ठीक है बच्चों, 151 लोगों को इन्होंने बचाया था। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जिनको उम्र कैद और ये सब चीज़ें हुई थी। तो चौरी चौरा है कहाँ पर बच्चों, यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक ज़िले में ये आपका चौरी चौरा एक प्लेस है बच्चों। ये चौरी चौरा एक प्लेस है। तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित इस तरीके से हुआ था। अब जब ऐसा हुआ था तो क्या हुआ, गांधी जी को जेल की सज़ा भी हुई, लेकिन जेल की सज़ा उस समय हुई थी लगभग 6 वर्ष की सज़ा इनको गांधी जी को हुई थी। लेकिन क्या हुआ, 2 वर्ष के अंदर ही उनको इंटेस्टाइनल आंत के ऑपरेशन से संबंधित उपचार के लिए उनको राहत दी गई। उनको मतलब कि जेल से छोड़ दिया गया। तो 2 वर्ष में ही इनको छोड़ दिया गया, 1922 से 24 साल। तो टोटल 6 साल की इनको सज़ा मिली थी गांधी जी का। तो अभी हम देख रहे हैं गांधी जी से संबंधित कुछ बातें कौन कौन सी है।
तो इधर की ये चीज़ें हो जा रही हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा बच्चों, ध्यान से देखते हैं कि 1915 से हमारी कहानी इधर से स्टार्ट हो रही है, 1915 से, क्योंकि भारत ये कब आ रहा है 1915 में। उससे पहले ये कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से पहले कहाँ थे, लंदन में, वो अपने बैरिस्टर और इन सबको कंप्लीट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि उसकी वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका के बाद 1915 से भारत के जितने भी भारत से संबंधित वो हैं, तो उनका पूरी बातें इसमें भारत में आती हैं। तो 1915 के बाद जस्ट यहाँ पे 16 हमने यहाँ पे चर्चा किया, लखनऊ की बातें की। उसके बाद 17 में चंपारण की बात हमने किया यहाँ पे 17 में। उसके बाद 18 में हमने खेड़ा गुजरात की बात किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो आप समझ ही गए। 20 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है गांधी जी का, तो असहयोग आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, सत्याग्रह आपका इस 1917 वाले चंपारण बिहार से सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। अगर ये पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हैं। वैसे ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी पहले से ही सत्याग्रह चल रहा था बच्चों। अब इधर के इस सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं और सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि ये क्रम लगातार चलता रहता है। कई बार ये अपने लोगों को वो करते हैं। अब ऐसे करते हुए 1928 में साइमन कमीशन का आप नाम सुने होंगे। साइमन कमीशन का एक ग्रुप आता है भारत, और भारत में लोकतंत्र से संबंधित सुधार और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक दल बनाता है, जिसमें कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं था। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं था। तो इसके कारण बहुत से लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था बच्चों, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक 1928 में ये नारा दिया था। हम क्रम वाइज ही वैसे ही गांधी जी को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद 1928 के बाद क्या हुआ था कि 1929, 1930 इसमें क्या हुआ था, ये गांधी जी से संबंधित ही है। उसी समय के यूथ के रूप में, यूथ मतलब बच्चों युवा के रूप में थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों की सोच थोड़ी सी उग्र टाइप में थी। तो गांधी जी थोड़ा सा अहिंसा के से संबंधित थे। उनको उग्र चीज़ें और ये सब नहीं पसंद थी, हिंसा नहीं पसंद था। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि 1929 में लाहौर में झंडा फहराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, भारत का झंडा जो भी उस समय में बनाया गया था वो लाहौर में फहराया गया 1929 में। और 26 जनवरी 1930 वो दिन था जिसमें लाहौर में सभी लोगों ने मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाया था बच्चों, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस यही वो दिन है जिसके कारण अगर आपको पता हो कि हर साल जो 26 जनवरी मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी की डेट यहीं से आई है बच्चों। तो ये 26 जनवरी, वैसे आपका संविधान तो नवंबर में ही बन चुका था, नवंबर 1949 में ही, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। तो कारण ये है बच्चों, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कारण देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो इसमें यूथ थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, और इन लोगों ने मिलकर ये सब किया था। फिर आगे हम चलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब बच्चों होता है, सिविल मीन्स होता है कि आपका सविनय, और डिसओबीडियंस मतलब हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आपकी अवज्ञा करेंगे, आपके नियमों को नहीं मानने वाले हैं। और आंदोलन, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इनका संबंधित वही 1929-30 से ही संबंधित है। उस समय क्या हुआ था कि नमक के ऊपर भी कानून लग गया था बच्चों। नमक जो कि बहुत उस समय चीज़ थी, तो इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर मतलब वो अंग्रेज़ों ने कानून लगाया था। तो यहाँ पे लोगों को ये, और गांधी जी को लगा कि मतलब जब नमक पर ये लोग कानून लगा सकते हैं तब क्या चीज़ है। तो उन्होंने नमक के कानून को तोड़ने के लिए, तो साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तो 12 मार्च से ही पैदल उन्होंने अहमदाबाद से दांडी के लिए, दांडी समुद्र के किनारे का एक इलाका है, तो वहाँ तक के लिए ये पैदल ही सफ़र कर दिए। शुरुआत में 78 इनके फॉलोअर्स थे। आपने अगर पहले की नोट देखा हो 500 वाली या उस तरीके, तो उसमें ये लाठी लेके गांधी जी की तस्वीर छपी रहती है। तो आप समझ सकते हैं, आप उसको आगे चल के नेटवर्क पर और उन सब पर सर्च कर सकते हैं। गांधी जी आगे डंडे लेकर चलते हैं, पीछे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे जुड़ते चले जाते हैं। 78 शुरुआत में थे, लेकिन बहुत सारे रास्ते में जुड़ते चले गए, लगभग हज़ारों, 2000 या और भी ज़्यादा, तो ये जुड़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 6 अप्रैल को ये पहुँच चुके थे वहाँ पर दांडी नामक प्लेस पर, और अहमदाबाद से इन्होंने शुरुआत किया था अपने आश्रम से, साबरमती से। और ये समय था 1930 का बच्चों, 1930 का।
तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने साल्ट स्टार्ट किया और इस तरीके से ये दांडी मार्च बच्चों, दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया। साल्ट ला तो नमक कानून है, तो दांडी मार्च स्टार्ट कर रहे हैं और उसको जाकर वहाँ पर मुट्ठी भर नमक लेकर दांडी में और इस तरीके से छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं आज से इस पर जो भी है ये इस पर हमारा हक है, क्योंकि इस पर ऐसा नहीं। उस पर नियम क्या था कि केवल अंग्रेज ही उस पर नमक वमक बना सकते थे और भारतीयों के लिए उस पर बहुत सारे टैक्स थे। अब यहाँ पे आगे और हम चलते हैं 2-4 टॉपिकों के साथ, इस वाले टॉपिक में देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है बच्चों। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है कि गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज मतलब एक राउंड टेबल होगा उस पर गोल मेज। तो ये 1930 से 32 के बीच में हुआ था। तो इसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके हुए थे। तीनों राउंड टेबल में कौन कौन गया था कौन कौन नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको पता होना चाहिए। गांधी जी शायद एक बार ही गए थे, वो भी सेकंड वाले में, और बाकी में तीसरे वाले में अधिकतर लोग नहीं गए थे। लेकिन B.R. अम्बेडकर और कुछ लोग और भी थे, कुछ और लीडर थे, तो वो लोग तीनों में गए थे बच्चों। तो तीनों में B.R. अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वो तीनों आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। वो 1930 नवंबर से शुरू हो रहा है, फिर 31 तक चल रहा है, फिर 31 में एक चल रहा है, फिर इस तरीके से 32। तो मतलब ऐसे 1-2 महीने का एक इस तरीके से था। अब यहाँ पे इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही पहले ही, मतलब 1931 में ही, सेकेंड से पहले ही एक हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, या जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता क्या है बच्चों? तो गांधी इरविन समझौता एक समझौता था जिसमें बहुत सारे सत्याग्रहियों और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वालों को छोड़ने के लिए बात की गई थी, क्योंकि ये जो भी आपका दांडी मार्च हुआ था इसमें बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया था बच्चों। 80,000 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया था, इसलिए ये काफ़ी फेमस था। तो गांधी इरविन पैक्ट यही चीज़ है। गांधी इरविन पैक्ट में एक साइन हुई थी जिसमें गांधी जी को निमंत्रण मिला था कि आप आइए, और इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से, उसके अलावा और भी बहुत सारे नियमों की चर्चा हुई थी। तो ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। और कब हुआ था बच्चों? 1931 में, 1931 में। उसके बाद यहाँ पे B.R. अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए, आपको पता चल गया। उसके बाद और एक पार्ट 1932 की ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। लेकिन पूना पैक्ट से भी हम पहले समझते हैं, B.R. अम्बेडकर ने ब्रिटिश के द्वारा एक कानून बनवा लिया था संविधान में कि उस तरीके से कि मतलब वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था, मतलब उसमें उन्होंने करवा लिया था। पृथक निर्वाचिका क्या होती है कि निर्वाचन की जो व्यवस्था उस ग्रुप को होता है, तो वो अलग अलग उस तरीके से है। तो उसमें क्या है, उनको 2 वोट का अधिकार मिल रहा था बच्चों। 1 वोट से वो जनरल वाले को वोटिंग कर सकते थे, और 1 वोट से वो अपना दलित वर्ग में वोटिंग कास्ट कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि पृथक निर्वाचिका से जब गांधी जी को ये बात पता चला, उस समय गांधी जी यरवड़ा जेल में वहीं थे, तो उन्होंने जब ये बातें सुनी तो उनको बहुत ही आघात लगा। क्यों आघात लगा? वो इन सब चीज़ों का नहीं, तो उनको लगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका ये जो देश है इंडिया, वो डिवाइडेड हो जाएगा मेनी पार्ट में, और बहुत अलग अलग विचारधारा उनकी विचारधारा थी कि जोड़ के रखें सबको। तो इसी के चलते गांधी जी उसी जेल के अंदर ही वहाँ पे अनशन करने लगे बच्चों, भूख के कारण। तो उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तो इस अनशन के कारण B.R. अम्बेडकर बोले कि अब ये इतने सारे दलित वर्ग के लिए मैं यहाँ पर मैंने मतलब ये काम किया है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब होते रहेंगे। लेकिन वो अंत में जब ये देखे कि गांधी जी जेल में हैं, तो और दूसरा हिंदू समुदाय की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव भी बढ़ने लगा B.R. अम्बेडकर और उनके ऊपर, क्योंकि उधर से तो क्या हुआ कि ये जो है आपके B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, ये गए और गांधी जी के साथ मिले। और यहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो बातचीत हुई वो है पूना पैक्ट बच्चों। पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट इसलिए है क्योंकि ये उससे संबंधित है। पैक्ट मीन्स समझौता होता है बच्चों। तो पूना पैक्ट हमने पढ़ा। उसके अलावा और क्या पढ़ा बच्चों? इधर गांधी इरविन पैक्ट पढ़ा। ऐसे ही देखते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो 1900 आपका ये 32 की कहानी के साथ ही धीरे धीरे समय बीतता रहा, और भी बहुत सारी गतिविधियां होती रही। लेकिन 1938 में क्या हुआ था बच्चों? एक बार सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की व्यवस्था हुई थी। तो उनको अध्यक्ष बनाए जाने पर
गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। गांधी जी मतलब कि विचारधारा ये थी कि कहाँ सुभाष चंद्र बोस वो हिंसा और इन सब चीज़ों से संबंधित हैं, वो मतलब उग्र विचारधारा के हैं, उनका नेचर उस तरीके से था। उनका ये इच्छा थी कि मतलब वो ये सब नियमों को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। उनका मतलब था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई लोकतंत्र और उस तरीके से विचार वाला आना चाहिए, जबकि उनका विचार उस तरीके से। तो गांधी जी ने काफ़ी मतलब वो किया था, विरोध किया था यहाँ पे 1938 में, आप ये समझ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 1939 में यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है बच्चों। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हो रहा है कि जर्मनी में नाजीवाद चल रहा था, आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा अगर आप 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1939 में जिस तरीके से उधर वो चल रहा है, तो इधर गांधी जी ने भी अपना अंतिम जो भी वो था तो उसको चालू कर दिया, वही असहयोग आंदोलन को, इसी को, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को बच्चों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका चलता रहा, जिसके कारण 1942 में उनको गिरफ्तार किया गया और आगा खां महल में उनको गिरफ्तार कर रखा गया, जो कि पुणे में है बच्चों। लेकिन आगा खां महल में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, उनके ऊपर सज़ा काफ़ी थी, लेकिन 1944 में ही उनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी युद्ध से पहले ही। तो यहाँ पे इस तरीके से उनको रिहा कर दिया गया 1944 में। इस समय इन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो बच्चों। और 1941 और ये सब में, तो ये इनका अंतिम स्वतंत्रता से संबंधित जो भी था आंदोलन चला था। इसके अलावा यहाँ 55 करोड़ की बात क्या है, 55 करोड़ वही चीज़ है जो 1947 और इन सब में जो आपका पाकिस्तान अलग हुआ था, तो गांधी जी ने ये 55 करोड़ देने के लिए अनशन किया था, और इस तरीके से कि इसको देने से उनकी व्यवस्था सही हो जाएगी और युद्ध नहीं करेंगे। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा आपके इतिहास में बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं। तो कई बातें इनकी आलोचना भी की जाती है, कई बातें वो भी रहती हैं। ठीक है बच्चों, इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और ये आपके राष्ट्रपिता हैं। 1948 में इनकी हत्या इसी के कारण एक व्यक्ति के द्वारा कर दी गई थी, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। तो 30 जनवरी 1948 को आपके ये महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। और इनकी जो समाधि स्थल है वो नई दिल्ली में है बच्चों, राजघाट में, और वहाँ पर हे राम भी लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि उनको उनके मुंह से अंतिम समय में हे राम निकला था। तो कैसा रहा बच्चों आज का ये टॉपिक? धीरे धीरे इसी तरीके से और भी फ्रीडम फाइटर और लीडर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।